हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के बारे में। देखो, ये जो पर्टिकुलर पेपर है ना, ये काफ़ी एक तरह से ना आप कह सकते हो कि डायनेमिक पेपर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो आपको करंट अफेयर से आपको लिंकेज मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पेपर को टैकल करने के लिए क्या हमारे सोर्सेज हो सकते हैं, साथ ही साथ क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या सिलेबस दिया गया है, साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें, देखिए ये पर्टिकुलर पेपर हमारा होगा 18 सितंबर को, मॉर्निंग शिफ्ट, दैट इज़ 9 to 12। बात करें कि क्या क्या टॉपिक्स जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के अंदर कवर होते हैं, तो सबसे पहला आ जाता है इकोनॉमी के रिगार्डिंग। देखो, इकॉनमी तो है ही है, साथ ही साथ ना मैं एग्रीकल्चर भी इसके साथ ही लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है वो एग्रीकल्चर के। तो एक तो ये कंपोनेंट हो गया इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का। उसके साथ ही देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये काफ़ी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है कि नए नए जो टेक्नोलॉजीज, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, इनकी एप्लीकेशंस के साथ लिंक्ड क्वेश्चंस हमें बार बार देखने को मिलते हैं। उसके अलावा और कौन सा कंपोनेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट। ठीक है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। यहाँ पर भी करंट अफेयर्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस है। देखो, हम प्रीलिम्स में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बट जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी हद तक ना करंट अफेयर बेस्ड रहते हैं। तो जब हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम स्टैटिक तो डेफिनेटली एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है, बट करंट अफेयर्स पे स्पेशली हमें फोकस ज़्यादा देना है। उसके अलावा डिज़ास्टर एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना, जैसे साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, इन सभी चीज़ों के ऊपर हमें ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कि किस तरह से ये डिज़ास्टर आते हैं, क्या इनका इम्पैक्ट होता है, एंड इनको मैनेजमेंट करने के लिए किस तरह से जो नो गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या स्टेप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर्स के लिए। तो ये सारी डिस्कशन हम अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर करेंगे। उसके अलावा लास्ट जो कंपोनेंट बचता है दैट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी। राइट, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या सिलेबस है एंड क्या क्या चीज़ें कवर करनी होंगी। सिलेबस देखने से पहले ना एक बार देख लेते हैं कि 2021 का जो पेपर 3 था ना जीएस का, किस पर्टिकुलर पोर्शन को कितना वेटेज दिया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट रहा दैट इज़ इकोनॉमी। यहाँ पे ना इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर कर लीजिए कि एग्रीकल्चर को मैंने इकॉनमी के साथ क्लब किया है। तो ये 40% ऑफ द वेटेज हमारे इस पेपर की इन 2021 वो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर से थी। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी नियरली 20%, साथ ही अगर इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कंबाइंड करके मैं बताऊं तो 24%। इनकी इंडिविजुअल वेटेज क्या है वो भी मैं आगे आपको स्लाइड्स में दिखा दूंगा, बट ये अभी इतना देख लीजिए। साथ ही साथ साइंस टेक्नोलॉजी 16%। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कंपोनेंट है। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंगली इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया ना आपको इकोनॉमी, तो देखो इकोनॉमी ना हर साल 100 से 125 की रेंज में आती है। ठीक है ना, तो 250 में से 100 से 125 मार्क्स की रेंज तो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर कंपोनेंट से ही है। तो काफ़ी हद तक आपको इसके रिगार्डिंग ना फोकस देने की ज़रूरत है। जब हम GS3 की बात करेंगे तो इकोनॉमी आपका एक मेजर चंक कंसिडर कर लेता है। काफ़ी हद तक ना एक मेंस के अंदर जो इकोनॉमी आती है वो करंट अफेयर्स भी लिंकेज है उसकी। ठीक है, और आपकी जो प्रीलिम्स में कॉरस्पॉन्डिंग ना हमने स्टैटिक चीज़ें पढ़ते हैं, मतलब जैसे स्टैटिक चीज़ें मान लो कि हमने बजट पढ़ा, तो बजट हम मेंस में भी पढ़ेंगे, बट कुछ कॉन्सेप्ट हमारे जो प्रीलिम्स के हैं वो यहाँ पे भी काम आ जाएंगे। तो जब हम ना इनफैक्ट जब ओनली आईएएस टीम की तरफ से जो क्रैश कोर्स देखो ऑफर किया जाता है ना, वहाँ पर इन सभी चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है कि अच्छा कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली आपको उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना इस क्रैश कोर्स की, तो यहाँ पर 60 डेज़ के अंदर आपको पूरा का पूरा मेंस का आपको मॉड्यूल कवर करवा दिया जाता है, जिसके अंदर देखिए 250+ आवर्स का क्लासरूम प्रोग्राम है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होलिस्टिक कवरेज यहाँ पे आपको मिलेगा। 5 ईयर्स के ये ना डिस्कशन किया जाएगा उनके बेसिस पे, और क्या नए नए क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या करंट अफेयर्स की क्या क्या चीज़ें उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेलिवेंट हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं। इसके अलावा ऐसे एंड आंसर राइटिंग क्लासेस भी आपको स्पेशली मिल जाती हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी ना मेंस इनके बिना तो थोड़ा अधूरा ही है। उसके अलावा देखिए ये पर्टिकुलर कोर्स आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो, या फिर info@onlyas.com पर मेल डाल के अपनी क्वेरीज को एड्रेस भी करवा सकते हो।
तो अब चलते हैं एक कंपोनेंट को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर कि इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने हमें क्या सिलेबस दिया है। तो ज़रा इस सिलेबस की तरफ अगर देखें तो इकोनॉमी का जो सिलेबस है वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि क्या इश्यूज होते हैं, लाइक प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी के देखो ये क्या इश्यूज हैं। यहाँ पर जितना आपके पास ना प्रॉपर डेटा होगा, प्रॉपर उस डेटा को क्या एनालिसिस है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स में क्या लिंकेज है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा देखो इंक्लूसिव ग्रोथ, ये एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक मान सकते हो यूपीएससी का, क्योंकि बार बार ये इंक्लूसिव ग्रोथ पे ना रेपिटेशन हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा गवर्नमेंट बजटिंग हो गया, लिबरलाइजेशन के क्या इफेक्ट्स हैं इकोनॉमी के ऊपर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं, राइट, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाता है, जैसे एनर्जी हो गया, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मॉडल, ठीक है ना, डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस करेंगे हम कि किस तरह से ना कि इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका एग्रीकल्चर की, तो देखो एग्रीकल्चर ना काफ़ी एक ना मैं ईजी इसलिए बोल रहा हूँ एक्चुअल में इसको, क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें रिपीट काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेपिटेशन की वजह से ना कि एग्रीकल्चर एक इजी आपके लिए मिल जाएगा। रीज़न बीइंग कि रेपिटेशन बार बार होती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं इस कंपोनेंट को कैटर करना कंपैरेटिवली इजी है। जैसे कि मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या होते हैं वेरियस मतलब कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन, तो हमसे पूछता है बार बार ना यूपीएससी की माइक्रो इरीगेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसके अलावा 2020 के अंदर ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द इश्यूज इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिलेबस में से एज इट इज लाइन उठा के यूपीएससी ने पूछ लिया। ई टेक्नोलॉजी किस तरह से यूजफुल हो सकती है, राइट। उसी तरह से डायरेक्ट सब्सिडीज क्या होती हैं, इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज क्या होती हैं, एमएसपी के रिगार्डिंग आप जानते हो काफ़ी ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ भी न्यूज़ में रहती है, तो एमएसपी के रिगार्डिंग क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके इश्यूज हैं, ये हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली पढ़ने पड़ते हैं। उसके अलावा पीडीएस हो गया, या इसी से रिलेटेड ना एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसी तरह से कुछ मिशन हो गया, एनिमल रेयरिंग हो गया, साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। आप जानते हो फूड प्रोसेसिंग हमारा एक सनराइज सेक्टर है, और इसी वजह से यहाँ पर से ना आपको बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग एंड लास्टली लैंड रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए हैं वो किस तरह से थे। अगर बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस देखो पूछे गए हैं, तो 2021 में जैसे बहुत ही ना स्टैटिक कंपोनेंट के साथ आप पूछ सकते हो कि स्टैटिक थोड़ा सा ज़्यादा था यहाँ पे इकोनॉमी का, जैसे कि जीडीपी 2015 से पहले किस टाइप की मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी गई थी, 2015 के बाद क्या थी। उसके अलावा बजट के कंपोनेंट्स आप जानते हो, कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, इनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें ना प्रीलिम्स में, तो मेंस में भी एक ना क्विक इनके ऊपर हम डिस्कशन डेफिनेटली कर लेंगे। उसके अलावा देखिए कुछ एग्रीकल्चर से अगर मैं आपको कंपेयर करवाऊँ तो देखो लैंड रिफॉर्म्स, अभी यहाँ पे देखा ना लैंड रिफॉर्म्स डायरेक्ट टॉपिक है, तो डायरेक्ट टॉपिक पे से क्वेश्चन पूछ लिया कि लैंड रिफॉर्म्स ने कैसे हेल्प किया फार्मर्स की कंडीशन को हेल्प करने के लिए। उसके अलावा अभी आपको मैं बता रहा था ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हुए मैंने एनएफएसए का जिक्र किया, तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी ना हमारे सिलेबस से ही रिलेटेड है। उसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अभी तो डिस्कस कर रहे थे ई टेक्नोलॉजीज कैसे हेल्प कर रही हैं, ये सिलेबस का बिल्कुल डायरेक्ट कंपोनेंट है। उसके अलावा माइक्रो इरिगेशन, ठीक है ना, तो काफ़ी हद तक ना सिलेबस आपको एक ना गाइडिंग लाइट की तरह एक्ट करेगा कि क्या मुझे चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी, और यहाँ पे आपको सिलेबस अकॉर्डिंगली आपकी हेल्प करता रहेगा। उसके अलावा ना देखो कोर्स जब हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी ऐसे ना थीम्स हमने आइडेंटिफाई कर रखी हैं जो बार बार रिपीट होती है। जैसे मैंने आपको ना फूड प्रोसेसिंग का बताया, तो फूड प्रोसेसिंग में देख लो 2020 में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था कि फूड प्रोसेसिंग में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह से ये हेल्प करेगा फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए। कॉरस्पॉन्डिंगली 2019 में क्या पूछा गया कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं ताकि वो चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो आप एक चीज़ ज़रा नोटिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो चीज़ 2019 में है या 2020 में है, ऑब्वियसली सेम तो नहीं है क्वेश्चन, बट कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो 2019 और 20 को रिलेट करता है, ठीक है ना। हम पॉलिसीज दोनों में मेंशन कर सकते हैं, हम क्या चैलेंजेस हैं उनको दोनों में मेंशन कर सकते हैं। तो कहीं ना उसी तरह से 2017 वाला भी कि फूड प्रोसेसिंग कैसे हेल्प कर रहा है, काफ़ी हद तक एक ना अच्छी खासी हमें यहाँ पे रेपिटेशन देखने को मिलती है। उसी तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया या फिर ना माइक्रो इरिगेशन हो गया, ये यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट थीम्स हैं जब मैं इकोनॉमी या एग्रीकल्चर की बात करता हूँ।
तो कहीं ना कहीं जब हम क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे ना, तो जो स्पेशली जो थीम्स हैं, जो यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट्स हैं, उन पे हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इन पर्टिकुलर थीम के कॉरस्पॉन्डिंग मिल पाए, राइट। तो ये हो गया इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर का कंपोनेंट, जो कि मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे महत्वपूर्ण मार्क्स यहाँ से आपको जीएस3 में देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस जो मेंशन्ड है यूपीएससी के द्वारा, उसमें दिया हुआ है कि क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, एंड कैसे जो ह्यूमन लाइफ है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उस पर कैसे इम्पैक्ट आ रहा है। साथ ही साथ इंडियंस ने क्या क्या अचीव किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो कुछ बहुत ही फेमस ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि सीवी रमन जी ने क्या अचीव किया हुआ है। तो इस टाइप के ना बहुत जो बड़े साइंटिस्ट हैं, तो एटलीस्ट उनकी हमें ना अचीवमेंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या क्या काम किया है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो जो भी चीज़ नहीं हो रही है, मान लीजिए कि 5G है जैसे, ठीक है ना, 5G कैसे मतलब रेवोल्यूशनाइज कर सकता है, तो डेफिनेटली एक प्रोबेबल क्वेश्चन यहाँ से बनता है, या क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिग डेटा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो इसमें से यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा स्पेस हो गया, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। देखो 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन था कि नैनो टेक्नोलॉजी ने हेल्थ सेक्टर को कैसे इम्पैक्ट किया है। 2021 में बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आया, उसके पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये भी देखो काफ़ी हद तक ना जो क्वेश्चन आएंगे, आप देखना अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन तो सर सिलेबस में से ही पूछे जाते हैं, ठीक है जी। अब मैं 2021 के ना कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। देखो 2021 में ना 40 मार्क्स की हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी। एक क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, और बाकी जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे, सॉरी, ये 15-15 मार्क्स के थे। यहाँ देखो थोड़ा ये ना करंट ओरिएंटेड है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे ना आप जानते हो कि S-400 काफ़ी न्यूज़ में रहता है। उसके पहले जो यूएस का थार्ड है वो भी बार बार न्यूज़ में आया हुआ है, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर लास्ट ईयर आयरन डोम भी न्यूज़ में था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमसे यही पूछ रहा है कि जैसे इंडिया रशिया की ये डील जो चल रही है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, तो S-400 बाकियों से बेहतर कैसे है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में क्या R&D नई नई चल रही है, किस तरह से ये पूरे सेक्शन को अपलिफ्ट कर सकती है। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये तो एज इट इज़ ही चीज़ें हम अपने कोर्स में भी या कहीं भी आप नोट्स उठाओगे तो डायरेक्टली हम यही चीज़ें डिस्कस करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें तो बहुत ही एक ईजी क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। उसके अलावा देखो जो थोड़ा सा सरप्राइज क्वेश्चन था कि 2014 में ना एक नोबेल प्राइज फिजिक्स मिला था ब्लू एलईडी के इन्वेंशन के लिए। तो हालांकि उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि क्या है ये, क्या चीज़ें होती हैं, पर उन्होंने ये पूछ लिया कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने को मिलती है कि जो यूपीएससी क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम ये चीज़ें पढ़ें, हम बहुत ज़्यादा उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में उतना शायद ना जाएं, बट कहीं ना कहीं हमें एप्लीकेशन एस्पेक्ट में ना ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी यहाँ पे। और इसके साथ ही साथ ना जब हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, साथ में जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करते रहोगे ना, वो भी एक आप एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको इस पेपर को टैकल करने में इजी होगा। कैसे, जैसे एग्जांपल से समझो, आपने पहले इकोनॉमी के क्वेश्चन किए, फिर अचानक से आपको इकोनॉमी से जंप करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, फिर एनवायरनमेंट पे जंप करना है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी पे। तो कई बार इस तरह से ना हम प्रिपेयर्ड नहीं होते अगर हमने अच्छे इन चीज़ों की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना करी हो, और वो भी एक टाइम बाउंड मैनर के हिसाब से, राइट। तो कहीं ना जो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को थोड़ा इस टाइप की प्रेपरेशन चाहिए टाइम बाउंड मैनर के अंदर, तो उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए ना हमारी टीम की तरफ से 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब इस पर्टिकुलर के अंदर इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखो डेली आपको आंसर राइटिंग प्रोवाइड करी जाती है, यानी कि हर डेली आपको बेसिस पे 1 घंटे के अंदर आपको 7 क्वेश्चंस लिखने होते हैं मेंस के। तो देखो टाइम बाउंड जैसे ही आप आए ना कि आपको ऊपर एक तरह से प्रेशर बनता है कि कैसे मैं 1 घंटे के अंदर 7 क्वेश्चंस को कंप्लीट करूंगा, और यही चीज़ आपको फिर फाइनल एग्जाम के अंदर आपको प्रॉपरली विद इन टाइम लिमिट कैसे आपको आंसर लिखना है उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करती है। उसके साथ ही देखो वीकली फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे विद डिटेल्ड इवैल्यूएशन, ताकि आपको अपनी गलतियां पता लग पाएं। साथ ही साथ आपको मेंटरशिप एंड अकॉर्डिंगली एसेज एंड बाकी फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ये भी पर्टिकुलर कोर्स आपको ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम दोनों में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर नंबर पे भी कॉल करके आप अपनी क्वेरीज एड्रेस करवा सकते हो, ये यहाँ पे मेल भी हमें डाल सकते हो। उसके अलावा देखो अगले कंपोनेंट पे अगर डिस्कस करें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की,
तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का अगर सिलेबस देखें तो बहुत ही एक सिंगल लाइन में स्टेटमेंट यूपीएससी ने दिया हुआ है, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, बट इस स्टेटमेंट से देखो तो थोड़ा सा हमें ना आइडिया नहीं लग पाता कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पर जो थोड़ा यूपीएससी का अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो ट्रेंड थोड़ा ना ये करंट ओरिएंटेशन की तरफ यहाँ पर भी झुकाव ज़्यादा है। जैसे अब 2021 के क्वेश्चन को टैकल कर रहे, ठीक है, यहाँ देखो क्या पूछा कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव का क्या पर्पस है, साथ ही जो कि मतलब जो ग्लासगो समिट हुआ था COP 26 का, उसका रिगार्डिंग पूछा हुआ है। तो अगर आपने देखो इन्वायरमेंट के सिर्फ आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा हुआ है, सिर्फ बेसिक पढ़ रखे हैं, पर आपने जो करंट कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उनको फॉलो नहीं किया, तो आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, साथ ही साथ इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की यहाँ बात हो रही है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ तभी आंसर कर पाओगे जब आप करंट अफेयर्स के साथ वेल रेड होगे। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में क्या क्या चेंजेस आए हैं जो WHO ने पिछले साल रिलीज़ किए थे, और 2005 से वो कैसे डिफरेंस है, इंडिया को क्या चेंज करना होगा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी देखो पूरे करंट अफेयर्स से ही लिंक्ड होते हैं। और जो हमारा कोर्स है ना यूपीएससी मेंस क्रैश कोर्स, उसके अंदर भी चीज़ों को इसी तरह से बनाया गया है कि जो आपके ना करंट अफेयर्स होंगे वो भी प्रॉपरली मेंस पर्सपेक्टिव से अच्छे से कवर कर दिए जाएं। ये तीसरा क्वेश्चन था एनवायरनमेंट का, ये भी देखो UNFCCC की जो COP 26 हुई थी उसके रिगार्डिंग ही था। आप जानते हो कि यहाँ पे इंडिया ने पंचामृत कमिटमेंट करी थी, ठीक है ना, जैसे कि 2070 तक हमें क्या होना है बताना। ठीक है, तो 2070 तक हमारा जो टारगेट है कि नेट कार्बन न्यूट्रल का, तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पे अकॉर्डिंगली इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लिखनी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इन्वायरमेंट की। देखो अगर आप सोर्सेज देख रहे हो ना कि क्या सोर्स पढ़ना चाहिए, वो मैं सोर्स आपके साथ बाय द एंड ऑफ द लेक्चर डिस्कस करूंगा। अभी सभी का ना हम सिलेबस देख रहे हैं, सोर्सेज हम बिल्कुल एंड में एक बार कवर कर लेंगे। बात करें देखो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की भी ना बस इतना ही लिखा है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो यूपीएससी ने सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखो जो डिफरेंट डिजास्टर हो गया, जैसे 2021 में अर्थक्वेक के बारे में पूछ लिया कि इंडिया की क्या वल्नरेबिलिटी है, लैंडस्लाइड्स के बारे में क्वेश्चन आ गया था, और क्या क्या देखो यहाँ पे आपको डिजास्टर का तो पढ़ना ही पढ़ना है कि क्या ये डिजास्टर होता क्यों है, क्या रीजंस होते हैं, फिर साथ में क्या गाइडलाइंस इंडिया के द्वारा बनाई गई हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या गाइडलाइंस बनाई गई हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा साइकिल होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली कवर करनी पड़ेंगी। उसके अलावा आखिरी कंपोनेंट दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्योंकि नियरली ना हर साल 4 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से देखे जाते हैं। तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि 50 मार्क्स का पेपर हमें इंटरनल सिक्योरिटी कंपोनेंट से देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स आ जाते हैं, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म में इनका लिंकेज, एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, साथ ही साथ मीडिया का क्या रोल होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साथ ही साथ जो एक यूपीएससी के ना वन ऑफ द फेवरेट्स में मानता हूँ, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है, नई नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो कहीं ना साइबर सिक्योरिटी में आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि साइबर ये जो साइबर अटैक्स डिफरेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट इनके क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या कोई लेजिस्लेटिव मेजर ले रखा है, ठीक है, या फिर और कौन कौन सी बॉडीज़ हमने सेटअप करी हुई हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किस प्रकार का है दूसरी कंट्रीज के साथ, कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो दूसरी कंट्रीज से हम सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी कंपोनेंट से कवर करनी पड़ेंगी। उसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग कि इसका क्या प्रोसेस होता है, प्लेसमेंट लेयरिंग इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको प्रिवेंट कैसे करना है, सेम वही चीज़, क्या बॉडीज़ बना रखी हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसे करना है, तो और प्लस इसके रिगार्डिंग जो भी डिफरेंट डेटा होता है वहाँ भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा ऑर्गेनाइज क्राइम का टेररिज्म के साथ क्या लिंक है, और डिफरेंट जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है उसका मैंडेट। एक्चुअल में ना देखो हो क्या रहा है, पिछले कुछ साल से ना इंटरनल सिक्योरिटी बार बार चीज़ें ना इसके रिगार्डिंग आप न्यूज़ में देखते हो, जैसे कहीं नक्सलिज्म का इशू आ गया, ठीक है ना, आई थिंक नक्सलिज्म यहाँ पे ना शायद आई थिंक मेंशन नहीं किया, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है ना, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे कंपोनेंट्स हमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा देखो कश्मीर के ऊपर क्वेश्चंस आ रखे हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है वहाँ पे जैसे पिछले साल आफ्सपा मतलब काफ़ी इशू रहा था, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को यहाँ पे भी मिल सकते हैं। तो बात करें कि पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन देखे गए थे, तो पहला देखो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर था, ठीक है, और जैसा मैं आपको बताया कि क्या क्या मेजर लिए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये एक तरह से ना काफ़ी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है ये,
ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है, जितने अच्छे एग्जाम्पल, जितने अच्छे आप पॉइंटर्स दे पाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स, ये भी एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन ही देखने को मिला है, और क्या क्या हमारे डिफेंसिव मेजर्स हैं उनको डिस्कस करना है। उसके अलावा एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर, ये भी देखो डायरेक्टली हमारे ना टॉपिक का ही सिलेबस का ही पार्ट है। उसके अलावा चौथा क्वेश्चन कंप्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, और क्या मेजर्स हमें चाहिए। तो कहीं ना आप एक तरह से आप ट्रेंड नोटिस करो, मोस्टली यही है कि सिलेबस का एक कंपोनेंट उठा लेते हैं, फिर उसके बारे में पूछ लेते हैं कि क्यों हो रहा है या क्या इश्यूज हैं, और लास्टली क्या मेजर्स इंडिया के द्वारा लिए गए हैं एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। यही चारों क्वेश्चन में मोर और लेस ना डिस्कस किया जा रहा है। जैसे ये देखो, यहाँ पर भी मेजर पूछ लिया, क्या मेजर्स होने चाहिए, यहाँ पर भी ऑल्सो डिस्कस मेजर्स, यहाँ पर भी ऑल्सो डिस्कस डिफेंसिव मेजर्स, और यहाँ पर भी एलैबोरेट द मेजर्स। तो आखिरी जो एक कंपोनेंट है ना कि क्या क्या मेजर्स हैं, वो हर क्वेश्चन में है। तो ये जो सारे हमें टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं ना, यहाँ हर किसी का आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं या और क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं। तो जितनी क्लैरिटी के साथ आप लिख पाओगे उतने बेहतर मार्क्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारे हो गए, देखो सिलेबस डिस्कस कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बात करेंगे सोर्सेज की। देखो सोर्सेज में ना, जैसे आपने एक चीज़ तो रियलाइज़ कर ली होगी, चाहे मैंने आपको इन्वायरमेंट बताया, इकोनॉमी बताया, एग्रीकल्चर बताया, साइंस टेक्नोलॉजी बताया, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे के सारे क्या है, करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एक तो देखो जैसे सुमित सर के द्वारा ना, आप जानते हो एडिटोरियल डिस्कशन डेली लिया जाता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप नोटिस करोगे कि आप एडिटोरियल डिस्कशंस के बेसिस पे आप अपने व्यू पॉइंट्स वहाँ पे ना थोड़ा, और एक तरह से ना जो न्यूट्रल व्यू पॉइंट्स होते हैं वो चीज़ आप उन एडिटोरियल्स की फॉर्म से सीख सकते हो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं अपना एक अच्छा सा व्यू पॉइंट डिफाइन करने के लिए, एंड करंट टॉपिक्स पे आपकी अकॉर्डिंगली पकड़ भी बेहतर हो जाएगी। उसके अलावा देखो प्रहार मैगजीन्स लॉन्च करी जा रही हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स की ऑलरेडी लॉन्च भी हो गई हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की, जैसे साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये सभी सब्जेक्ट की आपको आने वाले दिनों के अंदर प्रहार जिनकी नहीं मिली वो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा ना इसके अंदर देखो सारे के सारे करंट अफेयर्स भी जो पिछले एक साल में न्यूज़ में आए हुए हैं एंड मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे कवर कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना ये एक तो आपको ना जो आपका डर लगता है कि पता नहीं सर करंट अफेयर्स कैसे कवर करें, या फिर जो थोड़े डायनेमिक टॉपिक्स हैं उनको कैसे कवर किया जाए, तो वो आप एक तो एडिटोरियल डिस्कशंस के फॉर्म से एंड प्लस इस प्रहार मैगजीन को यूज़ करते हुए आप उनको टैकल कर सकते हो। इसके अलावा देखो जो चीज़ें आपने जैसे प्रीलिम्स के लिए कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है, जैसे मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था आपसे कि अच्छा रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, तो ये चीज़ें ना जो आपने प्रीलिम्स के कॉरस्पॉन्डिंग इन सब्जेक्ट्स के कुछ नोट्स बनाए होंगे ना, उनको आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखो इसके अलावा भी बुक्स आती हैं डिफरेंट और भी आपको मटेरियल मिलते हैं, बट कहीं ना वो कितना मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग कितने करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, इस वजह से वहाँ पे उनकी थोड़ा रेलेवेंस कंपैरेटिवली ना कम हो सकती है। अभी इसी डिमांड के लिए ना हमने इस पर्टिकुलर मैगजीन को बनाया है, एंड बाकी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें थी रिगार्डिंग जनरल स्टडीज़ पेपर 3। बहुत ही एक बार ना बच्चों को काफ़ी डर लग जाता है क्योंकि काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें जब हम अपने सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में लेके चलते हैं और एक स्ट्रक्चर तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पेपर को भी हमें टैकल करना थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।